Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 फॉर बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 डीयू का क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025। तो बस फर्स्ट पेज नहीं है इस पेपर का, सेकंड पेज से काम चलाना पड़ेगा। सेक्शन ए हम कर चुके हैं, एमसीक्यूज का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी, आइए देखें सेक्शन बी क्या कहता है। सेक्शन बी में कह रहा है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। 8 में से 6 करने, हम तो सारे करेंगे। क्या हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज्ड यूनियनाइजेशन will impact real wage and unemployment rate in the wage setting price setting model। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यूनियनाइजेशन का क्या असर पड़ेगा। भाई वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग में आप क्या पढ़ते हैं, मैंने आंसर लिख के दिया है, आंसर लिख के दिया है मैंने आपको इसका, ठीक है। मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है ताकि ये ना हो कि बच्चे को दिक्कत हो, इसलिए आंसर लिख दिया। देखो पहली बात तो वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, वेज सेटिंग रिलेशन शो करती है रियल वेज को फंक्शन ऑफ रियल वेज एज ए फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैच ऑल वेरिएबल, कैच ऑल इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रियल वेज जो है, वेज सेटिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को। एक्स वाई एक्सिस पे रियल वेज है, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो रियल वेज फॉल करेगी, क्यों, वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, तो रियल वेज हाई होगा। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किन में, रियल वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पे, और कैच ऑल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्लस साइन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये ऐसे भी पढ़ा, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल यू नेगेटिव है, डेल एफ बाई डेल जेड पॉजिटिव, कैसे भी आप कह सकते हैं इस बात को। प्राइस सेटिंग रिलेशन क्या शो करता है, प्राइस सेटिंग शो करता है भैया, प्राइस सेटिंग है रियल वेज इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस म्यू। म्यू क्या हुआ, फर्म का मार्कअप, म्यू इज द मार्कअप ऑफ द फर्म। तो यानी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है प्राइस सेटिंग, ये वेज सेटिंग था, वो प्राइस सेटिंग है। और जहां पे दोनों मीट करते हैं क्या रहता है, आपको देता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहां मिलता है आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो एक बेसिक सेटअप हो गया, ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया कि ये करता क्या है, फ्रेमवर्क क्या करता है, वेज सेटिंग क्या है, प्राइस सेटिंग क्या है, सब लिख के दे दिया आपको, ठीक है। अब 5 नंबर का इतना सब कुछ आप लिखेंगे नहीं, एक एक लाइन में काम चला देंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का 10 नंबर का होता तो फिर सब कुछ लिखना पड़ता। लेकिन 5 नंबर का तो वेज सेटिंग के बारे में एक आध लाइन लिखिए, इक्वेशन लिखिए और नीचे माइनस प्लस साइन लगा दीजिए, ठीक है। प्राइस सेटिंग इक्वेशन लिखिए, डायग्राम बनाइए, हो गया। अब यूनियनाइजेशन से क्या होगा, यूनियनाइजेशन से होगा ये कि वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर है बढ़ जाएगी। भाई अकेला वो एग्जांपल सुनते हैं ना, अकेली लकड़ी तोड़ देते हैं, लकड़ियों का आप एक बंडल बनाते हैं, उसको तोड़ने लगेंगे टूटेगा नहीं। यूनियन से यही होता है, वर्कर्स की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो, उसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी तो क्या होगी, वो हायर वेज नेगोशिएट करेंगे। अब फर्म हायर वेज अगर नहीं देना चाहती तो क्या होगा, वो भी समझेंगे। फर्म अगर हायर वेज नहीं देना चाहती तो क्या होगा, पहले हम इसको ये ऐसे समझते हैं कि बार्गेनिंग पावर से क्या होगा, किसी की प्रिवेलिंग वेज पे वर्कर्स कम काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो वेज सेटिंग आपकी कर्व है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगी, फ्रॉम डब्ल्यू एस टू डब्ल्यू एस डैश, शिफ्ट कर जाएगी कहां पे, डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस डैश के ऊपर। यानी इस रियल वेज पर पहले इतना अगर अनएम्प्लॉयमेंट था नेचुरल, तो बढ़ जाएगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर वेज रेट अनचेंज रहेगा। तो क्यों, क्योंकि अब वर्कर की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, तो वो इस वेज पे काम नहीं करना चाहते, वो इससे ज्यादा वेज चाहते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा, इसको थोड़ा सा लिखवा भी दूंगा। मगर क्या यूनियनाइजेशन का फर्क प्राइस सेटिंग में पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। प्राइस सेटिंग क्या होती है, प्राइस सेटिंग होती है 1 बाय 1 प्लस म्यू। इसमें तो जेड वेरिएबल है ही नहीं, वो जो हमने पढ़ा था कैच ऑल वेरिएबल, जो कैच ऑल पढ़ा था, ये तो प्राइस सेटिंग कर्व से नदारद है, गायब है ही नहीं यहाँ पे। तो यानी यूनियनाइजेशन होने का फर्म के प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्म की प्राइस सेटिंग चेंज होगी नहीं। तो प्राइस सेटिंग कर्व अनचेंज रहेगी, तो जो इक्विलिब्रियम में मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, रियल वेज नहीं चेंज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सब मैंने लिख के दिया। वर्कर्स जो हैं वो वेज नेगोशिएशन ज्यादा करेंगे, ज्यादा हायर वेज की डिमांड करेंगे, तो वेज सेटिंग का जो है वो शिफ्ट कर जाएगी राइटवर्ड या अपवर्ड, जो भी कह लीजिए।
मगर इसका प्राइस सेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस सेटिंग कर्व में z वेरिएबल होता ही नहीं है। प्राइस सेटिंग इज 1/1 प्लस म्यू, इट इज अनअफेक्टेड बाय z। तो z का फर्क पड़ेगा नहीं, तो प्राइस सेटिंग चेंज होगी नहीं। तो जब प्राइस सेटिंग चेंज नहीं होगी, वेज सेटिंग के कर्व शिफ्ट होने से जो इक्विलिब्रियम है वो ए पॉइंट से मूव कर जाएगा पॉइंट बी पर। इससे होने से क्या होगा, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, रियल वेज चेंज नहीं होगी, नेचुरल रेट बढ़ जाएगा। रियल वेज चेंज क्यों नहीं, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि प्राइस सेटिंग गाइड करिए रियल वेज को, और प्राइस सेटिंग में कोई चेंज आ नहीं रहा है। अब क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। मैंने बताया क्योंकि जब यूनियनाइजेशन होगा, यूनियनाइजेशन होने से वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ने से वर्कर्स हायर वेज डिमांड करेंगे, और जब वर्कर्स हायर वेज डिमांड करेंगे, फर्म्स हायर वेज देंगी नहीं, तो उस हायर वेज पे कम वर्कर्स को हायर कर पाएंगे फिर। ठीक है, या कम वर्कर्स वहां पे काम करना चाहेंगे। मैंने लिख के दे दिया यहाँ पे आपको, ये बात देखो। रियल वेज में फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, पहले ही बताया था, लिख भी दिया यहाँ पे मैंने आपको। ठीक है, तो ये पूरा आंसर लिख के दे दिया मैंने आपको, ये पूरा आंसर लिख के दे दिया, जो समझा भी दिया है, लिखा भी है यहाँ पे। तो जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनको इसका पीडीएफ आंसर का मिल जाएगा, उनके पास होगा इसका पीडीएफ। कोई और बच्चा देख रहे तो उसको सर्टेन पीडीएफ उसके पास नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ से अगर वीडियो है तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो मैंने सब आंसर लिख के दे दिया, समझा भी दिया क्या उसमें होने वाला है, और मैंने डिटेल में लिखा, आपको उसको कट डाउन करना है सर। आपको हार्डली 50-60 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर पूरा करना है। ऐसा ना करें कि आप 200 वर्ड लिखने बैठ जाएं यहाँ पे और आपका पेपर ही छूट जाए। तो मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ, तो डिटेल में लिख रहा हूँ हर बात को, ताकि बच्चा, अगर वो कहते हैं ना कि आप क्या बोलते हैं, किंग की तरह याद करके जाते हैं, तो वहां पे जाके आप प्रिंस की तरह लिख के आ पाते हैं। और अगर प्रिंस की तरह याद करके जाएंगे तो वहां बैगर की तरह लिख कर आएंगे। एक सेइंग है पुरानी, कि जितना ज्यादा मैं याद करूंगा, इतना सारा याद करूंगा तो इतना लिख कर आऊंगा, इतना ही याद करूंगा तो इतना से लिख कर आऊंगा। इसलिए मैं ज्यादा बड़ा कंटेंट दे रहा था कि आपको याद आप करने में, आपको जब बैठे तो आप ज्यादा चीज याद कर पाए, फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं मुझे कहाँ कितना लिखना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आंसर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट, डन। सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सिंपल कंसेप्ट आपको पता है, डायग्राम बनाना आता है, एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, जहां पे डायग्राम बन सकता है डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम की लेबलिंग कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उससे क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया आपको, डायग्राम बनाया उसको फिर एक्सप्लेन भी करा यहाँ पर। एक्सप्लेन करके आइए, ताकि इससे एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी होती है, उसको अच्छा लगता है मार्क्स देना फिर। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपको हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।